हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। बच्चों, सीबीएसई के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स की श्रृंखला में आज हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल करके प्रैक्टिस करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे और इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम से भी नहीं डरेंगे और आसानी से इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर्स भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सेकंड स्लाइड से 7 स्लाइड तक कुल 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको 3 आवर्स में पूरा करना होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने में 3 आवर्स से अधिक समय लगे, परंतु बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि रेगुलर अभ्यास के बाद आप निश्चित रूप से पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स से 10 या 15 मिनट पहले ही हल करने में सक्षम होंगे। यह आपके अभ्यास और आत्मविश्वास और गणित पर आपकी कमांड पर निर्भर करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स को हल करके आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जान सकेंगे। बच्चों, शुरुआत में आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट पर महारत हासिल करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को अपने आप से हल करने के पश्चात ही प्रत्येक टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। आप फाइनल एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स पर हार्ड वर्क और अभ्यास करके आपकी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स में महारत हासिल कर लेने के बाद आप रेगुलर अभ्यास करके इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की अपनी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान सोल्यूशन को देखें। तो आइए घड़ी में 3 आवर्स का अलार्म सेट करें और शुरू करें। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर्स 1 से 6 तक दिए गए हैं। इस सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए आपको उसी के अनुसार समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 30, जिन्हें 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है और टोटल मार्क्स है 80, जिसके अनुसार हम 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पर रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमें प्रत्येक प्रश्न में लगाए गए समय का एटलीस्ट रफली हिसाब रखना होगा, तभी हम पूरा क्वेश्चन पेपर 180 मिनट में पूरा कर पाएंगे। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 12 और सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 तथा सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों,
उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों हमें विश्वास है कि आप सभी ने रफ नोट बुक पर दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से हल किया होगा और आप केवल उन्हीं प्रश्नों के समाधान देख रहे होंगे जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाए। बच्चों यहाँ आगे की स्लाइड्स में सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक सभी प्रश्नों के समाधान दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 336 और 54 का HCF बराबर 6 दिया गया है और हमें इनका LCM ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए हम 6 इंटू LCM बराबर 336 इंटू 54 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने पर हम LCM बराबर 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं, जो बराबर है 336 इंटू 9, जो कि बराबर है 3024। बच्चों इस तरह 336 और 54 का LCM बराबर होगा 3024। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के रूट्स का नेचर ज्ञात करना है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स लिख सकते हैं। x बराबर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a, जहां d की वैल्यू है b² माइनस 4ac। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर या उससे अधिक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करने पर हम लिख सकते हैं a की वैल्यू बराबर है 2, b की वैल्यू बराबर है -4 और c की वैल्यू बराबर है 3। तो d बराबर होगा -4² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, जो बराबर है 16 माइनस 24, जो बराबर है -8। बच्चों क्योंकि यहाँ हमें d की वैल्यू 0 से कम है, इसलिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं अपितु इमेजिनरी होंगे। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1/a, 3 माइनस a अपॉन 3a, 3 माइनस 2a अपॉन 3a और इसी तरह आगे, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है का कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बच्चों दी गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d बराबर होगा 3 माइनस a अपॉन 3a और 1 अपॉन a के बीच का डिफरेंस, जो कि बराबर है 3 माइनस a माइनस 3 अपॉन 3a, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं d बराबर -a अपॉन 3a, जो कि बराबर है -1 अपॉन 3। बच्चों इस तरह कॉमन डिफरेंस d बराबर होगा -1 अपॉन 3। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4a पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4a में हमें साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 को इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4a का सोल्यूशन। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू बराबर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, tan 45 की वैल्यू बराबर 1 और cos 30 की वैल्यू बराबर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सब्स्टिट्यूट करने पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर होगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, जो बराबर है 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4, जो कि बराबर है 2। बच्चों इस तरह साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर होगा 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4b पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4b में दिया है कि यदि साइन a बराबर है 3/4 तो सेक a की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों साइन a बराबर 3/4 है, तो साइन स्क्वायर a बराबर होगा 3/4 का स्क्वायर, जो बराबर है 9/16। इसे इक्वेशन 1 लिखें। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसे इक्वेशन 2 लिखें। साइन स्क्वायर a की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस 9/16, जो बराबर है 7/16, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं cos a बराबर स्क्वायर रूट 7/4। बच्चों क्योंकि sec a बराबर होता है 1/cos a, इसलिए हम लिख सकते हैं sec a बराबर होगा 4 अपॉन स्क्वायर रूट 7।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं जो x एक्सिस पर और पॉइंट्स A और B से समान दूरी पर है। जहां पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है -2, 0 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है 6, 0। बच्चों क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस पर है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x और 0। हम जानते हैं पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी d बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 लिखें। क्योंकि पॉइंट P पॉइंट A और पॉइंट B से समान दूरी पर है इसलिए लाइन AP की लंबाई बराबर होगी लाइन BP की लंबाई। अब इक्वेशन 1 में पॉइंट्स AB और P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 स्क्वायर। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 बराबर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 16x बराबर 32। इसलिए x बराबर होगा 2। इस प्रकार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 0। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6A पर चलें। बच्चों CBSE के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC दिया है जो C पर राइट एंगल्ड है और लाइन AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमें लाइन AB की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों क्योंकि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए BC बराबर AC जो 4 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC और AC की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है AB स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 32। इसलिए AB बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 32 जो कि बराबर है 4 स्क्वायर रूट 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6B में ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें लाइंस DE और BC पैरेलल हैं। लाइन AE की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर, लाइन DB की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर और लाइन EC की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है, तो हमें लाइन AD की लंबाई ज्ञात करनी है। क्योंकि लाइंस DE और BC पैरेलल हैं इसलिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उपयोग करके लिख सकते हैं AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। क्योंकि AB बराबर AD प्लस DB और AC बराबर AE प्लस EC है इसलिए लिख सकते हैं AD अपॉन AD प्लस DB बराबर AE अपॉन AE प्लस EC। अब DB, AE और EC की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर प्राप्त होता है AD अपॉन AD प्लस 7.2 बराबर 1.8 अपॉन 1.8 प्लस 5.4, जिसे लिख सकते हैं AD अपॉन AD प्लस 7.2 बराबर 1.8 अपॉन 7.2 जो बराबर है 1 अपॉन 4, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4AD बराबर AD प्लस 7.2, इसलिए 3AD बराबर 7.2, तो AD बराबर होगा 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों लाइन AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। आइए बच्चों सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। बच्चों सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स वाले हैं जिस पर आप रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 306 और 657 दोनों से डिविजिबल है। बच्चों यहाँ हमें जो संख्या ज्ञात करनी है वह 306 के साथ साथ 657 का भी मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए हमें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना होगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले इन संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करें। 306 बराबर है 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 17 रेज टू 1 इंटू 73 रेज टू 0 और 657 बराबर है 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 17 रेज टू 0 इंटू 73 रेज टू 1। बच्चों क्योंकि LCM ज्ञात करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 306 और 657 का LCM बराबर होगा 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 17 रेज टू 1 इंटू 73 रेज टू 1, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 306 और 657 का LCM बराबर होगा 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, जो कि बराबर है 22,338। इस प्रकार बच्चों 306 और 657 का LCM बराबर होगा 22,338।
HCF और LCM पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेशन 1 देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको दिए गए सॉल्यूशन को समझने में कठिनाई हो रही है तो आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को पूरी एकाग्रता के साथ फिर से देख सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि दिए गए सॉल्यूशंस को स्टेप वाइज रफ नोट बुक पर स्वयं से हल करके आप इसे समझने में सक्षम होंगे। आइए बच्चों, अब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8A पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8A में हमें x और y के बीच संबंध ढूंढना है। यदि पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x, y, -4, 6 और -3, -5 हैं। बच्चों, यदि पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं तो वे चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल AB' बना रहे होंगे। परंतु यदि पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और आभासी वर्चुअल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से बने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पॉइंट्स A, B और C के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है ट्रायंगल का एरिया A बराबर होगा 1/2 इंटू x इंटू 6 -5 प्लस -4 इंटू -5 माइनस y प्लस -3 इंटू y माइनस 6 जो बराबर है 1/2 इंटू 11x प्लस y प्लस 38। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, क्योंकि यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और आभासी वर्चुअल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 0 से इक्वेट करके लिख सकते हैं 11x प्लस y प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 11x प्लस y बराबर -38। इस प्रकार बच्चों, हम x और y के बीच संबंध को इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं 11x बराबर -y माइनस 38। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8B पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8B में हमें उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष पॉइंट्स हैं 1, -1, -4, 6 और -3, -5। बच्चों, आइए पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल ABC बनाएं। अब हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 से बना ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पॉइंट्स A, B और C की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू 1 इंटू 6 -5 प्लस -4 इंटू -5 -1 प्लस -3 इंटू -1 -6 जो बराबर है 1/2 इंटू 11 -4 इंटू -4 -3 इंटू -7, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू 11 प्लस 16 प्लस 21 जो बराबर है 1/2 इंटू 48 जो कि बराबर है 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार बच्चों, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में यह दिया गया है कि एक जार से जिसमें केवल ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल्स है, रैंडमली एक ब्लू मार्बल चुनने की संभावना 1/5 है। इसी जार से रैंडमली एक ब्लैक मार्बल चुनने की संभावना 1/4 है और यदि जार में 11 ग्रीन मार्बल्स हैं तो जार में टोटल मार्बल्स की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों, मान लीजिए ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली PA, PB और PC है, तो दिया गया है PA बराबर 1/5 और PB बराबर 1/4। बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि जार में केवल ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल्स है और टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं PA प्लस PB प्लस PC बराबर होगा 1। PA और PB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है 1/5 प्लस 1/4 प्लस PC बराबर होगा 1, तो PC बराबर होगा 1 माइनस 1/5 प्लस 1/4 जो बराबर है 1 माइनस 9/20 जो कि बराबर है 11/20। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि ग्रीन मार्बल को चुनने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी ग्रीन मार्बल्स की संख्या डिवाइडेड बाय जार में सभी मार्बल्स की कुल संख्या। जार में 11 ग्रीन मार्बल्स हैं
तो ग्रीन मार्बल को चुनने की प्रोबेबिलिटी बराबर 11 डिवाइडेड बाय जार में सभी मार्बल्स की कुल संख्या, जिसे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट करके हम लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय जार में सभी मार्बल्स की कुल संख्या बराबर 11/20। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं सभी मार्बल्स की कुल संख्या बराबर 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 11, जो कि बराबर है 20। इस प्रकार बच्चों जार में सभी मार्बल्स की कुल संख्या बराबर है 20। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें के की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे इक्वेशंस x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस के y प्लस 15 बराबर 0 का एक यूनिक सोल्यूशन निकले। बच्चों, इन इक्वेशंस की तुलना स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के साथ करने पर हम x और y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज इस प्रकार लिख सकते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5 और a2 बराबर 3, b2 बराबर k और c2 बराबर 15। बच्चों, हम जानते हैं कि एक यूनिक समाधान प्राप्त करने की शर्त है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2। अब a1, a2, b1, b2, c1 और c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर लिख सकते हैं 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए, 2/k बराबर नहीं होना चाहिए, 5/15। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए k की वैल्यू 6 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। बच्चों, यदि आपको एक बार देखकर किसी भी सोल्यूशन को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और दिए गए उदाहरणों को एक रफ नोटबुक रखकर स्वयं से हल करके आप इस क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स से भी कम समय में कंप्लीट करने में सक्षम होंगे। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11A में यह दिया गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में से बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्रीज बड़ा है, तो हमें एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, मान लेते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल P और Q हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q बराबर है 180 डिग्रीज। इसे इक्वेशन 1 के रूप में लिखें। यह भी दिया गया है कि एंगल P एंगल Q से 18 डिग्रीज बड़ा है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल P बराबर है एंगल Q प्लस 18 डिग्रीज। इसे इक्वेशन 2 के रूप में लिखें। इक्वेशन 2 से एंगल P की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है एंगल Q प्लस 18 डिग्रीज प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्रीज, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल Q बराबर 180 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, जो बराबर है 162 डिग्रीज। इसलिए एंगल Q बराबर 162 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर है 81 डिग्रीज। एंगल Q की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है एंगल P बराबर है 81 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज, जो कि बराबर है 99 डिग्रीज। इस प्रकार बच्चों, एंगल P बराबर 99 डिग्रीज और एंगल Q बराबर 81 डिग्रीज है। बच्चों, 99 डिग्रीज माइनस 81 डिग्रीज बराबर होता है 18 डिग्रीज, जो कि क्वेश्चन में दिया गया एंगल P और Q का डिफरेंस है। इस तरह बच्चों, हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11B पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11B में यह दिया गया है कि सुमित अपने पुत्र से 3 टाइम्स बड़ा है और 5 इयर्स के बाद वह अपने पुत्र से 2.5 टाइम्स बड़ा होगा, तो सुमित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों, मान लेते हैं कि सुमित की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्वेश्चन के अनुसार सुमित अपने पुत्र से 3 टाइम्स बड़ा है, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर होगा 3y। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। 5 इयर्स के बाद सुमित की आयु x प्लस 5 इयर्स होगी और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 इयर्स होगी। क्वेश्चन के अनुसार 5 इयर्स के बाद सुमित अपने पुत्र से 2.5 टाइम्स बड़ा होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर होगा 2.5 इंटू y प्लस 5। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5 बराबर 2.5 इंटू y प्लस 5, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3y माइनस 2.5y बराबर होगा 2.5 इंटू 5 माइनस 5, इसलिए 0.5y बराबर होगा 7.5, इसलिए y बराबर होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 0.5, जो बराबर है 15 ईयर्स। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं x बराबर है 3 इंटू 15
जो बराबर है 45 ईयर्स। इस प्रकार बच्चों सुमित की वर्तमान आयु 45 ईयर्स है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ उच्चतम फ्रीक्वेंसी बराबर है 50, इसलिए क्लास इंटरवल होगा 35 से 40। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, जहाँ L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होता है जो यहाँ 35 के बराबर है। H क्लास का साइज क्लास साइज होता है जो यहाँ 5 के बराबर है। F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 34 के बराबर है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 50 के बराबर है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 42 के बराबर है। इसलिए मोड बराबर होगा 35 प्लस 50 माइनस 34 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 माइनस 34 माइनस 42, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं मोड बराबर होगा 38.33। इस प्रकार बच्चों दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड बराबर है 38.33। आइए बच्चों अब सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13A पर चलें। बच्चों सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स वाले हैं और जिस पर आप रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13A में हमें सिद्ध करना है कि 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। यह देखते हुए कि स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बच्चों मान लें कि 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 बराबर p है जो एक रैशनल नंबर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करके सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं 79 प्लस 20 स्क्वायर रूट 3 बराबर p स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 बराबर p स्क्वायर माइनस 79 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि p स्क्वायर माइनस 79 डिवाइडेड बाई 20 एक रैशनल नंबर है, जिसका अर्थ है कि स्क्वायर रूट 3 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। परंतु यह दिया गया है कि स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारी यह धारणा कि 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है गलत साबित हुई है। इसलिए 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13B पर चलें। बच्चों CBSE के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किंतु यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13B में यूक्लिड के एल्गोरिदम का उपयोग करके 2048 और 960 का HCF ढूंढना है। यहाँ इंटीजर 2048 960 से बड़ा है, इसलिए हम 960 को डिवाइजर और 2048 को डिविडेंड के रूप में ले सकते हैं। यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा को 2048 और 960 पर अप्लाई करके हम लिख सकते हैं 2048 बराबर 960 इंटू 2 प्लस 128। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें, क्योंकि यहाँ r बराबर है 128 जो शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए हम फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा को लेटेस्ट डिवाइजर 960 और रिमाइंडर 128 पर अप्लाई करके लिख सकते हैं 960 बराबर 128 इंटू 7 प्लस 64। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें, क्योंकि यहाँ r बराबर है 64 जो शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए हम फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा को लेटेस्ट डिवाइजर 128 और रिमाइंडर 64 पर अप्लाई करके लिख सकते हैं 128 बराबर है 64 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। बच्चों इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर 0 प्राप्त होने के बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को और आगे अप्लाई नहीं करते हैं तथा अंतिम डिवाइजर ही शुरू के 2 इंटीजर्स का HCF होता है। इस प्रकार बच्चों दिए गए नंबर्स 2048 और 960 का HCF है 64। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14A पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14A में दिया गया है कि दो राइट ट्रायंगल्स ABC और DBC एक ही हाइपोटेन्यूज BC पर और BC के एक ही साइड ड्रॉ किए गए हैं। यदि AC और BD पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें साबित करना है कि AP इंटू PC बराबर है BP इंटू DP। बच्चों यह दिया गया है कि दो राइट ट्रायंगल्स ABC और DBC जिनका हाइपोटेन्यूज BC समान है और BC के एक ही साइड ड्रॉ किए गए हैं तथा BD और AC पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब ट्रायंगल ABP और DCP में एंगल A बराबर है एंगल D के और ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज के हैं। साथ ही एंगल APB और एंगल DPC बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसलिए
ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अनुसार ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल डीसीपी समान है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया के अनुसार लिख सकते हैं एपी अपॉन बीपी बराबर डीपी अपॉन पीसी, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लिख सकते हैं एपी इंटू पीसी बराबर बीपी इंटू डीपी। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14B पर चलें। बच्चों सीबीएसई के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किंतु यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14B में यह दिया गया है कि एक ट्रापेजियम पीक्यूआरएस के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। पीक्यू पैरेलल है आरएस के और पीक्यू बराबर है 3 के, तो हमें ट्रायंगल्स पीओक्यू और आरओएस के क्षेत्रफलों का रेशियो ज्ञात करना है। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रापेजियम पीक्यूआरएस के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं और यह दिया गया है कि पीक्यू पैरेलल है आरएस के और पीक्यू बराबर है 3 के। अब ट्रायंगल पीओक्यू और ट्रायंगल एसओआर में हम देखते हैं कि एंगल ओपीक्यू बराबर है एंगल ओआरएस के, क्योंकि वो दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ओक्यूपी बराबर है एंगल ओएसआर के, क्योंकि वो दोनों भी हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल पीओक्यू बराबर है एंगल एसओआर के, क्योंकि वो दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अनुसार ट्रायंगल पीओक्यू और ट्रायंगल एसओआर समान ट्रायंगल हैं। हम जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पीओक्यू का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एसओआर का क्षेत्रफल बराबर होगा पीक्यू अपॉन आरएस का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब जैसा कि दिया गया है कि PQ बराबर है 3RS, तो इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल POQ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल SOR का क्षेत्रफल बराबर होगा 3RS अपॉन RS का होल स्क्वायर, जो बराबर है 3/1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है 9/1। इस प्रकार बच्चों ट्रायंगल POQ और ROS के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है 9/1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, केंद्र O वाले एक सर्कल की दो पैरेलल टैंजेंट्स हैं PQ और RS। कॉन्टैक्ट पॉइंट C के साथ एक अन्य टैंजेंट है AB, जो PQ को पॉइंट A पर और RS को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल AOB 90 डिग्रीज के बराबर है। आइए बच्चों चित्र में सबसे पहले पॉइंट्स D और E तथा पॉइंट्स O और C को भी जोड़े। अब ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOC में AC बराबर है AD, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टैंजेंट्स हैं। OC बराबर है OD के, क्योंकि वो दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। AO बराबर है AO के, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। इसलिए SSS कॉन्ग्रुएंस के अनुसार ट्रायंगल AOD ट्रायंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल AOD बराबर है एंगल AOC के। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसी प्रकार ट्रायंगल BOE और ट्रायंगल BOC में SSS कॉन्ग्रुएंस के अनुसार ट्रायंगल BOE ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल BOE बराबर है एंगल BOC के। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब DOE वृत्त का डायामीटर है, जो एक सीधी रेखा है, इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOC बराबर होगा 180 डिग्रीज। अब इक्वेशन नंबर्स 1 और 2 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल AOC प्लस 2 इंटू एंगल BOC बराबर होगा 180 डिग्रीज। इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर होगा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, जो बराबर है 90 डिग्रीज। अब क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर है एंगल AOB के, इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB 90 डिग्रीज के बराबर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वह रेशियो ज्ञात करना है जिसमें रेखा x-3y बराबर 0 पॉइंट A और पॉइंट B को जोड़ने वाली दूसरी रेखा को विभाजित करती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी ज्ञात करने हैं, जहां पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 3। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों मान लें कि रेखा x-3y बराबर 0 लाइन सेगमेंट AB को p:1 के रेशियो में विभाजित करती है। बच्चों हम जानते हैं कि यदि एक पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, रेखा AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जहां पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो हम पॉइंट C के x और y कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं
x बराबर होगा m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y बराबर होगा m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -2, -5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 6, 3, m बराबर p और n बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। x बराबर 6p माइनस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, और y बराबर 3p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब क्योंकि पॉइंट्स x और y लाइन x माइनस 3y बराबर 0 का भी पार्ट है, इसलिए पॉइंट्स x और y की वैल्यूज इस लाइन के इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेंगी। तो हम लिख सकते हैं 6p माइनस 2 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3p माइनस 5 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 बराबर 0, जिसे सॉल्व करने पर लिख सकते हैं p बराबर 13/3, इसलिए m बाय n का रेशियो बराबर होगा p बाय 1 जो बराबर है 13:3। इक्वेशन 1 और 2 में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 9/2 और y बराबर 3/2। इस प्रकार बच्चों m बाय n का रेशियो बराबर होगा 13:3, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C के कोऑर्डिनेट्स है 9/2 और 3/2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 3 sin 43 डिवाइडेड बाय cos 47 माइनस cos 37 इंटू कोसेक 53 डिवाइडेड बाय tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85 को इवैल्यूएट करना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि sin 43 बराबर होता है cos 90 माइनस 43 जो कि बराबर होगा cos 47, और इसी तरह कोसेक 53 बराबर होता है sec 90 माइनस 53 जो बराबर होगा sec 37 जो कि बराबर होगा 1/cos 37। tan 5 बराबर होता है cot 90 माइनस 5 जो बराबर होगा cot 85 जो कि बराबर होगा 1/tan 85, और tan 25 बराबर होता है cot 90 माइनस 25 जो बराबर होगा cot 65 जो कि बराबर होगा 1/tan 65। दिए गए इक्वेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है LHS बराबर 3 cos 47/cos 47 माइनस cos 37 इंटू sec 37/cot 85 इंटू cot 65 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर 3 माइनस 1/tan 45। अब क्योंकि tan 45 बराबर होता है 1, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर 3 माइनस 1/1 जो बराबर है 3 माइनस 1 जो कि बराबर है 2। इस तरह बच्चों दिए गए इक्वेशन की वैल्यू बराबर है 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18A पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18A में दिया गया है कि एक स्क्वायर OABC एक क्वाड्रेंट OPBQ में इंस्क्राइब्ड है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि AO 15 सेंटीमीटर के बराबर है तो हमें शेडेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम पाई की वैल्यू बराबर 3.14 उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, OABC एक स्क्वायर है जिसकी साइड AO की लंबाई साइड AB के बराबर है जो बराबर है 15 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABO में एंगल A 90 डिग्रीज के बराबर है, इसलिए हम डायगोनल OB की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। उपरोक्त इक्वेशन में AO और AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है OB स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जो 450 के बराबर है, इसलिए OB की लंबाई बराबर 15 स्क्वायर रूट 2 जो क्वाड्रेंट OPBQ का रेडियस भी है। बच्चों, क्योंकि सर्कल का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, इसलिए क्वाड्रेंट OPBQ का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जो बराबर है 3.14 इंटू 15 स्क्वायर रूट 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 जो कि बराबर है 353.25, और स्क्वायर OABC का क्षेत्रफल बराबर होगा AO इंटू OB जो बराबर है 15 इंटू 15 जो कि बराबर है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, अब शेडेड रीजन का क्षेत्रफल बराबर होगा क्वाड्रेंट OPBQ का क्षेत्रफल माइनस स्क्वायर OABC का क्षेत्रफल जो बराबर है 353.25 माइनस 225 जो कि बराबर है 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बच्चों शेडेड रीजन का क्षेत्रफल बराबर होगा 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18B पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18B में ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स की लंबाई 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है और यह एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमें शेडेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
हम पाई की वैल्यू बराबर 3.14 का उपयोग कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि स्क्वायर ABCD एक वृत्त में इंस्क्राइब्ड है। इसलिए स्क्वायर के डायगोनल AC की लंबाई होगी सर्कल के डायामीटर 2r के बराबर, जिसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो बराबर है 16, तो AC बराबर होगा स्क्वायर रूट 16 जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसलिए सर्कल का रेडियस बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वृत्त का एरिया बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं वृत्त का एरिया बराबर 3.14 इंटू 2 इंटू 2 जो बराबर है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा AB इंटू BC जो बराबर है 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 जो कि बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया बराबर होगा सर्कल का क्षेत्रफल माइनस स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल, तो शेडेड रीजन का एरिया बराबर होगा 12.56 माइनस 8 जो कि बराबर है 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बच्चों शेडेड रीजन का क्षेत्रफल बराबर होगा 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में यह दिया गया है कि एक सॉलिड जो सिलेंडर के रूप में है और जिसके एंड्स हेमीस्फेरिकल हैं, उसकी कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें सॉलिड का कुल वॉल्यूम ज्ञात करना है। बच्चों, सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ABCD एक सिलेंडर है और AEB और CFD 2 हेमिस्फेयर्स हैं जिनका डायामीटर D 7 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए हेमिस्फेयर का रेडियस A बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर होगा। सॉलिड की कुल हाइट 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए सिलेंडर ABCD की हाइट होगी 20-2 इंटू 7/2 जो कि बराबर है 13 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फेयर्स हैं और A बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2 है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H, तो R और H की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम V1 बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 13 जो कि बराबर है 500.5 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बराबर होगा 2/3 पाई इंटू आर क्यूब और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बराबर होगा 2 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम V2 बराबर होगा 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का क्यूब जो कि बराबर है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए सॉलिड का कुल वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर का वॉल्यूम V1 प्लस 2 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम V2 जो बराबर है 500.5 प्लस 179.67 जो कि बराबर है 680.17। इस तरह बच्चों सॉलिड का कुल वॉल्यूम बराबर होगा 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में एक परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक टेबल 1 में दिए गए हैं और हमें छात्रों के औसत अंक ज्ञात करने हैं। बच्चों, टेबल 1 में दिए गए डेटा के आधार पर दिखाए गए अनुसार एक और टेबल 2 बनाएं जिसमें क्लास मीन की वैल्यू XI और फ्रीक्वेंसी FI और XI के प्रोडक्ट के लिए 2 कॉलम्स ऐड करें। बच्चों, अब प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए क्लास मीन की वैल्यू कैलकुलेट करें और उन्हें थर्ड कॉलम में टैब्युलेट करें जैसा कि टेबल 2 में दिखाया गया है। बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए FI और XI का प्रोडक्ट ज्ञात करें और उन्हें फोर्थ कॉलम में टैब्युलेट करें जैसा कि टेबल 2 में दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों FI का सम ज्ञात करें जो छात्रों की टोटल संख्या है। यहाँ इसे सिग्मा FI के द्वारा दर्शाया गया है जिसकी वैल्यू 110 के बराबर है। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में FI और XI के प्रोडक्ट का योग भी ज्ञात करें। यहाँ इसे सिग्मा FI इंटू XI द्वारा दर्शाया गया है जिसकी वैल्यू 4930 के बराबर है। तो हम छात्रों के औसत अंक मीन X बार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो बराबर होगा सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI और सिग्मा FI इंटू XI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मीन X बार बराबर 4930 डिवाइडेड बाय 110 जो कि बराबर है 44.82। इस तरह बच्चों
छात्रों के औसत अंक x बार बराबर 44.82। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21A पर चलें। बच्चों, सीबीएसई के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किंतु यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21A में हमें ज्ञात करना है कि किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 3x रेज टू 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के पूरी तरह से डिविजिबल होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 के द्वारा। बच्चों, आइए पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 3x रेज टू 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के को 3x स्क्वायर माइनस 5 के द्वारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करके विभाजित करें। बच्चों, सेकेंड स्टेप के बाद रिमाइंडर प्राप्त होता है 6x स्क्वायर प्लस के। यहाँ हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में यदि के की वैल्यू -10 होगी तभी रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 के द्वारा पॉलिनोमियल एफ एक्स पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इस तरह बच्चों रिमाइंडर की वैल्यू 0 के लिए के की वैल्यू -10 होनी चाहिए। बच्चों, यदि आपको एक बार देखकर किसी भी सॉल्यूशन को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और दिए गए उदाहरणों को एक रफ नोटबुक रखकर स्वयं से हल करके आप इस क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स से भी कम समय में कंप्लीट करने में सक्षम होंगे। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21B पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21B में पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 के जीरोज ज्ञात करने हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच संबंध को भी वेरीफाई करना है। बच्चों, मान ले कि py बराबर 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल py के जीरोज को इक्वेशन py बराबर 0 के रूट्स कहा जाता है। इसलिए पॉलिनोमियल py के जीरोज फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके लिख सकते हैं। 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 बराबर 0। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जिसे लिख सकते हैं 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 7y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2 बराबर 0। इसलिए y बराबर होगा -1/7 या y बराबर होगा 2/3। इस तरह बच्चों, पॉलिनोमियल py बराबर 0 के रूट्स है -1/7 और 2/3। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें तो जीरोस का सम बराबर -1/7 प्लस 2/3 जो कि बराबर है 11/21 और जीरोस का प्रोडक्ट बराबर -1/7 इंटू 2/3 जो बराबर है -2/21। अब दिए गए पॉलिनोमियल py की तुलना स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करके हमें a बराबर 7, b बराबर -11/3 और c बराबर -2/3 मिलता है। इन वैल्यूज का उपयोग करके लिख सकते हैं -b/a बराबर होगा 11/21 जो कि सम ऑफ जीरोस के बराबर है और c/a बराबर होगा -2/21 जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। इस तरह बच्चों, पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच संबंध सत्यापित होता है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें p की सभी वैल्यूज ज्ञात करनी है जिनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 बराबर 0 के रूट इक्वल हैं और इस प्रकार प्राप्त इक्वेशन के रूट्स भी ढूंढने हैं। बच्चों, दिए गए इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 बराबर 0 की तुलना स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके हमें a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर 16 मिलता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स होते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d/2a, जहां d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c है। अब a, b और c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं d बराबर p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 जो कि बराबर है p स्क्वायर माइनस 64। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, यदि d की वैल्यू 0 हो तो इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। इसलिए p स्क्वायर बराबर 64, तो p की वैल्यूज बराबर होगी +8 और -8। केस 1 p की वैल्यू +8 के लिए इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x प्लस 4 स्क्वायर बराबर 0, जिसे लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। केस 2
p की वैल्यू -8 के लिए इक्वेशन होगी x स्क्वायर -8x प्लस 16 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x -4 स्क्वायर बराबर 0, जिसे लिख सकते हैं x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। इस तरह बच्चों इक्वेशन के रूट्स होंगे x बराबर -4 और -4 या x बराबर +4 और +4। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलें। बच्चों, सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स वाले हैं, जिस पर आप रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो साइड्स को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो सिद्ध करना है कि अन्य दो साइड समान अनुपात में विभाजित हैं। बच्चों, यह दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में रेखा AC रेखा DE के पैरेलल है और रेखा DE AB को पॉइंट D पर और BC को पॉइंट E पर काटती है। तो हमें यह साबित करना है कि BD अपॉन DA का अनुपात BE अपॉन EC के अनुपात के बराबर है। आइए हम लाइन AB पर परपेंडिकुलर EF और लाइन BC पर परपेंडिकुलर DG खींचें। पॉइंट्स A को E से और C को D से भी जोड़े। अब क्योंकि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 BD इंटू EF या 1/2 BE इंटू DG, और ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 AD इंटू EF। इसलिए ट्रायंगल BDE के क्षेत्रफल और ट्रायंगल ADE के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा 1/2 BD इंटू EF अपॉन 1/2 AD इंटू EF, जो कि बराबर है BD अपॉन DA। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसी प्रकार ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 EC इंटू DG। इसलिए ट्रायंगल BDE के क्षेत्रफल और ट्रायंगल CDE के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा 1/2 BE इंटू DG अपॉन 1/2 EC इंटू DG, जो कि बराबर है BE अपॉन EC। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब क्योंकि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CDE का सेम आधार DE है और ये सेम पैरेलल्स AC और DE के बीच में हैं, इसलिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल। इसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखें। इस प्रकार बच्चों, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम साबित कर सकते हैं कि BD अपॉन DA का अनुपात BE अपॉन EC के अनुपात के बराबर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि अमित जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, एक पक्षी को 200 मीटर की दूरी पर 30 डिग्रीज एलिवेशन पर उड़ते हुए पाता है। 50 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़े दीपक को उसी पक्षी का एलिवेशन एंगल 45 डिग्रीज लगता है। यदि अमित और दीपक पक्षी के विपरीत दिशाओं में हैं, तो हमें दीपक से पक्षी की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले दिए गए इन्फॉर्मेशन से दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बना लें, जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, मान ले कि अमित पॉइंट A पर खड़ा है और दीपक एक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पॉइंट D पर खड़ा है, जबकि पक्षी पॉइंट B पर है। यह दिया गया है कि पॉइंट A से पॉइंट B की दूरी 200 मीटर्स के बराबर है और एंगल BAC 30 डिग्रीज के बराबर है और एंगल BDE 45 डिग्रीज के बराबर है। ट्रायंगल BCA में साइन 30 डिग्रीज बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, जो बराबर है BC अपॉन AB। अब क्योंकि साइन 30 डिग्रीज बराबर होता है 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर BC अपॉन 200, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं BC बराबर 200/2, जो बराबर है 100 मीटर्स। अब क्योंकि BC बराबर है BE प्लस EC, इसलिए हम लिख सकते हैं BE बराबर BC माइनस EC, जो बराबर है 100 माइनस 50, जो कि बराबर है 50 मीटर्स। अब ट्रायंगल BDE में साइन 45 डिग्रीज बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बराबर है BE अपॉन BD। अब क्योंकि साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√2 और BE बराबर है 50 मीटर्स, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर 50/BD, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं BD बराबर 50√2 मीटर्स। इस प्रकार बच्चों, दीपक से पक्षी की दूरी 50√2 मीटर्स है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 25 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में यह दिया गया है कि एक ठोस लोहे के पोल का बेस एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सिलेंडर है। यदि लोहे के 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास लगभग 8 ग्राम है, तो हमें पोल का मास ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू बराबर 3.14 का उपयोग करना है। बच्चों, सबसे पहले
दिए गए इन्फॉर्मेशन से आप दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बना लें जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इसलिए पोल के सेक्शन ए बी का वॉल्यूम V1 बराबर होगा 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60, जो बराबर है 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार पोल के सेक्शन सी डी का वॉल्यूम V2 बराबर होगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220, जो बराबर है 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार पोल का टोटल वॉल्यूम V बराबर होगा V1 प्लस V2, जो बराबर है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास बराबर दिया गया है 8 ग्राम, तो पोल का टोटल मास बराबर होगा वॉल्यूम V इंटू 8 ग्राम, जो बराबर है 1,11,532.8 इंटू 8 ग्राम, जो कि बराबर है 8,92,262.4 ग्राम। बच्चों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, इसलिए ऊपर प्राप्त मास को 1000 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं पोल का टोटल मास बराबर होगा 8,92,262.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, जो कि बराबर है 892.26 किलोग्राम। इस प्रकार बच्चों, पोल का टोटल मास बराबर होगा 892.26 किलोग्राम। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 26A पर चलें। बच्चों, CBSE के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किंतु यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26A में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC की रचना करने के लिए कहा गया है, जिसकी प्रत्येक साइड 5 सेंटीमीटर की है। फिर एक अन्य ट्रायंगल की रचना करने के लिए कहा गया है, जिसकी साइड्स ट्रायंगल ABC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की 2/3 टाइम्स हों। बच्चों, आइए सबसे पहले एक रेखाखंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। अब A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक आर्क ड्रॉ करें और C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक दूसरा आर्क ड्रॉ करें, जो पिछले आर्क को पॉइंट B पर काटें। अब पॉइंट A को B से और B को C से जोड़े, तो जो ट्रायंगल ABC बनता है वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी प्रत्येक साइड 5 सेंटीमीटर की है। बच्चों, अब A को केंद्र मानकर रेखा AC के नीचे एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला आर्क ड्रॉ करें और C को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला आर्क ड्रॉ करें, जो पिछले आर्क को पॉइंट A3 पर काटें। बच्चों, अब लाइन A3 को D तक बढ़ाएं और लाइन AD पर पॉइंट्स A1, A2 और A3 को इस प्रकार चिह्नित करें कि A1 बराबर हो A1, A2 के, जो बराबर हो A2, A3 के। बच्चों, अब A3 को C से जोड़े और A3 C के पैरेलल A2 को C1 से जोड़े, जो लाइन AC को C1 पर इंटरसेक्ट करे। बच्चों, अब C1 से BC के पैरेलल एक लाइन B1 C1 खींचे, जो लाइन AB को B1 पर इंटरसेक्ट करे। बच्चों, इस प्रकार बना शेडेड ट्रायंगल B1 C1 रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक साइड ट्रायंगल ABC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की 2/3 टाइम्स है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 26B पर चलें। बच्चों, CBSE के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किंतु यदि आप चाहें तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26B में हमें 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। इसके बाद बाहरी सर्कल पर एक पॉइंट P लें और छोटे सर्कल पर टेंजेंट्स PA और PB का एक पेयर बनाना है। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले O को केंद्र मानकर क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएं। अब बड़े सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पर एक पॉइंट P मार्क करें। इसके बाद पॉइंट्स O और P को जोड़े और इसे बाइसेक्ट भी करें। मान लीजिए पॉइंट C मध्य बिंदु है OP का, तो पॉइंट C को केंद्र मानकर और रेडियस बराबर CP लेकर एक सर्कल बनाएं, जो छोटे सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है। अब पॉइंट P और A को जोड़े और पॉइंट P और B को भी जोड़े, तो बच्चों यहाँ PA और PB रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 27 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिए गए डेटा को लेस देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलना है और उसका ओगिव ड्रॉ करना है। बच्चों, ओगिव कर्व को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के रूप में भी जाना जाता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेटा को y एक्सिस में और क्लास बाउंड्रीज को x एक्सिस में दर्शाता है। बच्चों, सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में दिए गए क्लास इंटरवल्स की सभी लिमिट्स की वैल्यूज को लेस देन के रूप में बदलें।
और फ्रीक्वेंसी की पिछली क्लास इंटरवल की वैल्यूज को जोड़कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में बदलें। इसके बाद क्लास इंटरवल की ऊपरी लिमिट को एक्स एक्सिस पर मार्क करें और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर मार्क करें। बच्चों, अब कोऑर्डिनेट प्लेन में क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सभी पॉइंट्स को प्लॉट करें और अब सभी पॉइंट्स को जोड़ें और एक स्मूथ कर्व बनाएं। बच्चों, इस प्रकार प्राप्त कर्व, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लेस देन टाइप का एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 28A पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28A में हमें यह सिद्ध करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बच्चों, tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर हम LHS बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों, अब न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेकर लिख सकते हैं। LHS बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, जो बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो बराबर है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बच्चों, जो कि बराबर है RHS। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 28B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 28B में हमें यह साबित करना है कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर होता है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बच्चों, कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा के स्थान पर 1 अपॉन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर हम LHS बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। बच्चों, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर हम LHS बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बराबर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 1 के रूप में लिखें। बच्चों, अब कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा के स्थान पर 1 अपॉन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर हम RHS बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। बच्चों, अब हम साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं RHS बराबर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर हम RHS बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बराबर है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो बराबर है 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, जो बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 2 के रूप में लिखें। बच्चों, इस प्रकार इक्वेशन 1 और 2 से हम LHS बराबर RHS प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 29A में हमें यह पता लगाना है कि दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद -82 होगा। हमें यह भी पता लगाना है कि क्या -100 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई पद है। अपने उत्तर का कारण भी बताना है। बच्चों, दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में
ए बराबर -7 है और डी बराबर है -12 -7 जो बराबर है -5। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, d दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है और n नंबर ऑफ टर्म होता है। बच्चों, अब मान ले कि nth पद -82 है, तो हम लिख सकते हैं -82 बराबर -7 प्लस n माइनस 1 इंटू -5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं n बराबर 16। बच्चों, इस प्रकार 16th टर्म होगी -82। बच्चों, अब मान ले कि nth पद -100 है, तो हम लिख सकते हैं -100 बराबर -7 प्लस n माइनस 1 इंटू -5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं n बराबर 98/5। बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए -100 दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी पद नहीं हो सकता है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 29B में हमें यह पता लगाना है कि दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 और इसी तरह आगे के कितने पद लेने होंगे ताकि उनका योग 180 हो। हमें डबल आंसर का स्पष्टीकरण भी देना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ a अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, d दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म है और l है लास्ट टर्म जो कि बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, दी गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a बराबर है 45 और d बराबर है 39 माइनस 45 जो बराबर है -6। बच्चों, क्योंकि n टर्म्स का सम Sn की वैल्यू दी गई है 180, तो ऊपर दिए फॉर्मूले में Sn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 180 बराबर n/2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1 इंटू -6, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 180 बराबर n/2 इंटू 96 माइनस 6n, जिसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360 बराबर 0, जिसे 6 से डिवाइड करके लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं n माइनस 10 इंटू n माइनस 6 बराबर 0। इसलिए n की वैल्यू होगी 6 या 10। इसका मतलब पहले 6 टर्म्स का सम बराबर होगा पहले 10 टर्म्स का सम जो कि बराबर होगा 180। बच्चों, यह तभी संभव है जब 7 से 10th टर्म्स का सम बराबर 0 होगा। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में यह दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में अरुण के हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स का योग 30 है। यदि उसे हिंदी में 2 मार्क्स अधिक मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते तो मार्क्स का प्रोडक्ट होता 210। तो हमें दोनों विषयों में मार्क्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, मान लीजिए कि अरुण को हिंदी में x मार्क्स और इंग्लिश में y मार्क्स मिले हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स का योग 30 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 30, जिसे हम लिख सकते हैं y बराबर 30 माइनस x। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। और प्रश्न में दिया गया है कि यदि उसे हिंदी में 2 मार्क्स अधिक मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते तो इन मार्क्स का प्रोडक्ट होता 210। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 210। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 30 माइनस x माइनस 3 बराबर 210, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। इसलिए x की वैल्यू होगी 12 या 13। x की वैल्यू बराबर 12 के लिए y बराबर होगा 30 माइनस 12 जो कि बराबर है 18 और x की वैल्यू बराबर 13 के लिए y बराबर होगा 30 माइनस 13 जो कि बराबर है 17। बच्चों, इस प्रकार अरुण के हिंदी सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं 12 या 13 और इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं 18 या 17। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम से नहीं डरेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करके इन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कई क्वेश्चन से पहले आपने यह स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि सीबीएसई के सिलेबस में परिवर्तन के कारण इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने उस प्रश्न को क्यों शामिल किया है जिसे सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है।
किंतु हमारा यह मानना है कि आपके कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स में क्लियर होने चाहिए, भले ही उन टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया हो। क्योंकि फ्यूचर में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि छोड़े गए टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आते हैं तो उस समय आपको पछताना ना पड़े। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया थम्स अप पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों, हमें भी कभी कभी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल आया भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।